हेलो फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। मैं मोहम्मद रहीम मोहम्मद स्काउट वाला डिफेंस एकेडमी की तरफ से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम महाजनपद। जी हाँ, हम बात करेंगे महाजनपद काल के बारे में कि हमारा भारत एक छोटे से कबीले के रूप में धीरे धीरे कैसे जन और जनपद के साथ साथ महाजनपद में जाकर परिवर्तित हो जाता है और वही महाजनपद आज एक राष्ट्र के रूप में, एक बड़े राष्ट्र के रूप में तब्दील हो गया। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसकी स्टार्टिंग फेज की कि कैसे हम महाजनपद के समय में पहुंचते हैं। तो अगर महाजनपद के बारे में बात करें तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले शुरुआत हुआ होगा हमारा किससे? परिवार से। परिवार से शुरू होगा। परिवार के बाद अब कई परिवार को मिलाकर निर्माण होता है कुल का। ठीक है, कई परिवार मिलकर किसका निर्माण करेंगे? कुल का। कई कुल मिलकर निर्माण करेंगे किसका? विष का। अब कई विष मिलकर निर्माण करेंगे जन का। अब कई जनों को मिलाकर क्या बनता है हमारा? जनपद। अब कई जनपदों को मिलाकर हमारा क्या बनता है? महाजनपद। और कई महाजनपद मिलकर किसका निर्माण करेंगे? राष्ट्र का। और कई राज्य। कई महाजनपद मिलकर किसका निर्माण करेंगे? राष्ट्र का। और कई राज्य का। और कई राज्य मिलकर किसका निर्माण करेंगे? राष्ट्र का। और राष्ट्र मतलब हमारा भारत, अखंड भारत। तो अखंड भारत तक पहुंचने का जो सफर है वो कुछ इस प्रकार है। यानी कि सबसे पहले हम परिवार के रूप में थे, यानी कि हमारा एक परिवार था, एक छोटा सा परिवार था और ये परिवार कई परिवार मिलकर किसका निर्माण कर दिए? कुल का निर्माण कर दिए। अब कई कुल मिलकर किसका निर्माण कर दिए? विष का निर्माण कर दिए। कई विषों को मिलाकर जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? जन। अब कई जनों को मिलाकर जनपद का निर्माण हुआ, फिर कई जनपदों को मिलाकर महाजनपद बना और कई महाजनपदों को मिलाकर राज्य का निर्माण हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि कई राज्यों को मिलाकर अखंड भारत का यानी कि हमारे भारत का निर्माण हुआ, हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये रहा एक स्टार्टिंग का फेज जिन कंडीशन में हम महाजनपद तक आकर पहुंचते हैं। अगर हम बात करें जन और जनपद का तो हमने बताया था आपको कि वैदिक काल जो है वो 1500 BC से लेके 600 BC तक चलता है और वैदिक काल को दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1500 से लेकर 1000 BC तक का जो टाइमिंग है वो वैदिक काल का है और 1000 से लेकर 600 BC तक का जो टाइमिंग है वो उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड का टाइमिंग है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ऋग वैदिक काल में एक तरह से क्या थे? जन थे और वही जन धीरे धीरे जाकर उत्तर वैदिक काल तक जनपदों में तब्दील हो गया। अब जो उस समय के जो राजा थे उन राजाओं ने अपने राज्य को और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अन्य जनपदों पर अटैक करना शुरू कर दिए और उन जनपदों को जीतकर अपने जनपद में मिलाए और वो जनपद का जो आकार था वो विशाल हो गया, जिसको हम महाजनपद के रूप में जानते हैं। अब कई महाजनपद को मिलकर, जैसे कि अगर हम महाजनपद के समय की बात करें तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करने के बाद नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना किए, किसकी सहायता से? आचार्य चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जानते हैं हम। तो आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने इन महाजनपदों को जीतकर अखंड भारत का निर्माण कर दिया, यानी कि उसी समय एक बड़े राष्ट्र का अखंड भारत का निर्माण हुआ जो हमारे भारत के रूप में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से इस फेज में हम जो है कि पहुंचते हैं एक परिवार से एक राष्ट्र की तरफ, जिसमें काफी समय हमारा लगा था। अब आते हैं कि इन 16 महाजनपदों के बारे में हमको जानकारी कहाँ से देखने को मिलती है। इन 16 महाजनपदों के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, इसके स्रोत क्या है और कहाँ से देखने को मिलती है। तो अगर हम स्रोत की बात करें तो सबसे पहले बात आता है क्या? बौद्ध ग्रंथ। सबसे पहले नाम आता है बौद्ध ग्रंथ, यानी कि बुद्धिज्म टेक्स्ट। ठीक है, एक हमको बौद्ध ग्रंथों से इसके बारे में जानकारी मिलती है और दूसरी जानकारी हमको मिलती है किससे? जैन ग्रंथों से। जैन ग्रंथ यानी कि जैनिज्म।
जैनिज्म टेक्स्ट। ठीक है, दो तरह से हमको जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें बौद्ध ग्रंथों की, तो बौद्ध ग्रंथ में हमको अंगुत्तर निकाय के बारे में, बौद्ध ग्रंथ में हमको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों की बात करें तो जैन ग्रंथों में हमको इस बात की जानकारी मिलती है। अब बात करेंगे कि बौद्ध ग्रंथ में किसमें हमको इस बात की जानकारी मिलती है, कहाँ पे इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ में अगर हम देखें तो बौद्ध ग्रंथ में सबसे पहले हमको अंगुत्तर निकाय यानी कि अंगुत्तर निकाय में हमको अंगुत्तर निकाय में सर्वप्रथम हमको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछे कि हम 600 ईसा पूर्व में हमारा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, इस बात का सर्वप्रथम उल्लेख या सबसे पहले जानकारी हमको कहाँ से देखने को मिलती है, तो मिलती है हमको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। यानी अंगुत्तर निकाय में सर्वप्रथम हमको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें जैन ग्रंथों की, तो जैन ग्रंथ में हमको मिलता है किसमें, भगवत सूत्र में। तो भगवत सूत्र में भी हमको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि अगर हम जैन ग्रंथ को अगर हम पढ़ें और जैन ग्रंथ में भगवत सूत्र को, तो भगवत सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस समय हमारा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात, दूसरे ग्रंथ की बात करें उसी बौद्ध ग्रंथ में, तो है हमारा महावस्तु। तो महावस्तु में भी हमको बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये दो जानकारी के स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, जिससे हमको पता चलता है कि 600 ईसा पूर्व में हमारा जो भारत था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और इन 16 महाजनपदों को जीतकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया। हालांकि पूरी महाजनपद को नहीं जीते, मगर एक तरह से कह सकते हैं कि इन महाजनपदों को जीतकर अखंड भारत का निर्माण करने वाला भारत का पहला ऐतिहासिक जो हीरो था, शासक था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने आचार्य चाणक्य की सहायता से ये काम को अंजाम दिया था। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज इसको इरेज करें। खुद को कर बुलंद इतना तकदीर लिखने से पहले, खुद को कर बुलंद इतना तकदीर लिखने से पहले, खुदा भी बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। जी हाँ, अपने आप को इतना बुलंद करिए कि ईश्वर भी, खुदा भी आकर आपसे पूछ दे कि मांग बेटा मांग, क्या चाहता है, क्या तुम्हें चाहिए, वो आज के आज और अभी आपको मिल जाएगा। हो गया? हाँ जी, अब आते हैं कि इन 16 महाजनपदों के बारे में बात करते हैं कि ये कौन कौन से 16 महाजनपद हैं। तो 16 महाजनपदों को अगर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, खत्म कर दें, ठीक है। अगर हम 16 महाजनपदों की बात करें तो इन 16 महाजनपदों में इन 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद और 2 महाजनपद, गौर करिए क्या लिख रहे हैं, लिखने का उद्देश्य क्या है। यानी कि 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद जो थे, यहाँ पर किस तरह का शासन प्रणाली थी, तो राजतंत्र। यहाँ पे शासन प्रणाली क्या थी, राजतंत्र मतलब मोनार्की। ठीक है,
16 महाजनपदों में 14 महाजनपद ऐसे थे जहां पे राजतंत्र शासन प्रणाली थी, जबकि 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पर था गणतंत्र शासन प्रणाली यानी कि रिपब्लिक। क्या था? रिपब्लिक। ध्यान दीजिए 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद जो थे वहां पर शासन प्रक्रिया कैसी थी? राजतंत्र थी यानी कि मोनार्की थी, जबकि 2 महाजनपद ऐसे थे जहां का शासन प्रणाली क्या था? गणतंत्र था यानी कि रिपब्लिक थी। जैसे कि आज का हमारा भारत है, हमारा भारत क्या है? गणतांत्रिक देश है, रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, तो अब ये 2 महाजनपद कौन थे जहां पर गणतंत्र की स्थापना की गई थी? तो वो था वज्जी और मल्ल। वज्जी और मल्ल 2 ऐसे महाजनपद थे जहां पे गणतंत्र शासन प्रणाली थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 16 महाजनपदों में वो 2 महाजनपद कौन से थे जहां पे गणतंत्र शासन प्रणाली थी? वो 2 महाजनपद कौन से थे? ठीक है, जहां पे गणतंत्र शासन प्रणाली थी। या आपसे पूछेगा कि भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी, कहां पर हुई थी और कहां से हमको देखने को मिलती है? तो अगर इस तरह की बात आए तो हम कह सकते हैं कि गणतंत्र की स्थापना महाजनपद काल से या बुद्ध काल से हमको देखने को मिलती है, क्योंकि लगभग ये भगवान बुद्ध की टाइमिंग के आसपास का ये टाइम है। तो हम कह सकते हैं कि गणतंत्र की स्थापना बुद्ध काल से हमको देखने को मिलती है या महाजनपद काल में ही हमको देखने को मिलती है। अब आपको थोड़ा सा हम एक चीज़ क्लियर कर दें, एक चीज़ जो यहाँ पे नहीं है उसको भी हम ऐड करते हैं। जैसे कि अब देखा जाए तो हमारे भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की जो शासन प्रणाली है वो एंशिएंट टाइम से लेके अब तक 3 तरह की शासन प्रणाली चलती आ रही है। कितनी? 3 तरह की। एक तो हो गया हमारा राजतंत्र और दूसरा हमारा हो गया लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी। अब लोकतंत्र यानी कि राजतंत्र का मतलब क्या है? राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा का पुत्र ही राजा होगा, यानी कि हर हाल में चाहे वो अंधा हो, विकलांग हो, अपंग हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, राजा का पुत्र ही राजा होगा, चाहे कितना भी वो अयोग्य और अनपढ़ गवार क्यों ना हो। तो राजतंत्र में क्या है कि राजा का पुत्र ही राजा होगा, इसी को हम बोलेंगे राजतंत्र। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र में राजा का पुत्र राजा नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा किसी को भी निर्विरोध रूप से राजा के तौर पे चुना जा सकता है। यानी कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, और लोकतंत्र की परिभाषा अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने किस तरह से पेश किया। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार जो लोकतंत्र है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया जो शासन है उसी को हम लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं कि अब्राहम लिंकन, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनके अनुसार लोकतंत्र क्या होता है? तो लोकतंत्र होता है जनता के लिए और जनता के द्वारा। ठीक है, जनता का है, जनता के लिए है और जनता के ही द्वारा जो है कि चलाया गया जो शासन है उसको हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? लोकतंत्र में हम डायरेक्ट राजा का चयन करते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से राजा का चयन करते हैं, मगर गणतंत्र में हम डायरेक्ट राजा का चयन नहीं कर पाते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से राजा का चयन करते हैं। लोकतंत्र और गणतंत्र में ये है फर्क कि यहाँ पे हम डायरेक्ट राजा का चयन कर भी सकते हैं और डायरेक्ट राजा को हम उनकी पदवी से हटा सकते हैं। हमारे पास इतनी पावर है, हमको लगा कि राजा काम सही नहीं कर रहे हैं, हम तुरंत राजा को उनके सत्ता से बेदखल कर देंगे। पर यहाँ पे हम डायरेक्ट राजा का चयन कर तो सकते हैं मगर राजा को हम हटा नहीं सकते।
ठीक है, हम राजा को हटा नहीं सकते। राजा को हटाने के लिए हमारा क्या है, संसद यानी कि हमारा पार्लियामेंट। यानी कि कहने मतलब कि डायरेक्ट क्या, जैसे हम किसको, अगर जैसे इस वक्त प्रेजेंट टाइम में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो क्या हमने डायरेक्ट मोदी जी का चयन किया? नहीं। मोदी जी को अगर हम वोट दे भी दें तो जरूरी नहीं कि वही जीत जाए। अधिक वोट पाने के बाद हो सकता है कि पार्लियामेंट में या वहाँ पर जो विधायक वगैरह होते हैं, जो सांसद वगैरह होते हैं, तो उनकी वोट में कुछ हेरफेर हो जाए और एक दूसरे का वोट वो खरीद ले और सरकार गिरा दे। तो हम डायरेक्ट जो कि राजा का चयन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार कि हम अगर कह दें कि अगर हम राजा का चयन कर लिए, राजा को बना दिए, मगर राजा को हटाने और सरकार गिराने का अधिकार हमारे पास नहीं। हम कितना भी केस मुकदमा, कितना भी हम धरना प्रदर्शन कर ले, हम राजा को नहीं हटा सकते। राजा को कौन हटा सकता है? पार्लियामेंट हटा सकता है। पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा ये हटाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सरकार का चयन करते हैं, यहाँ पर हम सरकार का चयन इनडायरेक्ट करते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, यहाँ पे हम अप्रत्यक्ष रूप से राजा का चयन करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा अब तक का शासन प्रक्रिया, यानी कि राजतंत्र यानी मोनार्की, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक। तो अब तक भारत में ये 3 तरह के शासन प्रणाली चलती आई है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को हटाएं यहाँ से। चलिए, हाँ, अब आते हैं बचे 14। दो का तो हो गया, 3 की तो हो गया। अब इन 14 में 2 महाजनपद कहाँ है? पाकिस्तान में। यानी कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ था, तो बंटवारे में हमारे भारत का 2 महाजनपद चला गया किसके हिस्से में? पाकिस्तान के। तो ये 2 महाजनपद कौन कौन से हैं? तो ये है गांधार और कंबोज। ये दोनों महाजनपद कहाँ पे चले गए? ये दोनों चले गए हमारा पाकिस्तान में। उसके बाद बात करेंगे हम, बचे कितने? 2 महाजनपद इधर गए, 2 महाजनपद इधर गए। 14 में बचे महाजनपद कितने? 12 महाजनपद। अब इन 12 महाजनपद में आप याद रखिए कि 8 महाजनपद अकेला कहाँ पर है? यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। इसी के अकॉर्डिंग तो हमने बोला कि कई महाजनपदों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण हुआ। कैसे? क्योंकि 8 महाजनपद मिलकर क्या बनाए? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। हालांकि कुछ महाजनपद है जो अकेले ही राज्य बना दिए, कुछ महाजनपद है जो अकेले में क्या, उसमें भी 1 से ज़्यादा राज्यों का निर्माण हुआ। पर यूपी हमारा ऐसा महाजनपद, यूपी का जो क्षेत्र है, इस यूपी के क्षेत्र में 8 महाजनपद शामिल है, जिसमें एक काशी भी हमारा महाजनपदों में आता है। ठीक है, तो ये हो गए बचे आपके 4 महाजनपद। ये हम महाजनपदों का लोकेशन आपको बता रहे हैं कि कौन क्या है, कैसे है, और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इनमें हमको याद रखना है एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में है। ये तो नीचे चला जाएगा तो शायद दिखेगा नहीं, दिख रहा है, चेक कर ले, अभी तक तो आ जाएगा। चलो, ठीक है, एकमात्र महाजनपद कौन सा? अस्मक कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। यानी कि एकमात्र महाजनपद अस्मक जो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत में है। यानी कि पूरे 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक रहा जो दक्षिण भारत में रहा। बाकी पूरे के पूरे 15 महाजनपद उत्तर भारत में आते हैं हमारे। ठीक है, कितने? 15 महाजनपद उत्तर भारत में स्थित थे और 1 महाजनपद दक्षिण भारत में थे। और दक्षिण भारत में स्थित जो महाजनपद था वो कौन सा था? अस्मक इसके लिए प्रसिद्ध था कि ये घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। घोड़े के
व्यापार, यानी कि घोड़े का अगर किसी को व्यापार करना है, घोड़ा खरीदना है, अच्छे किस्म का घोड़ा खरीदना है, तो वो कहाँ पे चला जाए, सीधे अस्मक चला जाए, अभी कि दक्षिण भारत चला जाए और यहाँ से वो आकर घोड़े का व्यापार करते थे। बच्चे ये 3 महाजनपद, अब पूरे महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, मगध। कौन सा था, मगध। 16 महाजनपदों में मगध और काशी का उल्लेख, मगध और काशी तो ऐसे महाजनपद है जिसका उल्लेख हमको कहां पे देखने को मिलता है, अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में। फिर याद रखिएगा कि 2 महाजनपद मगध और काशी का उल्लेख हमको वेदों में, और वो कौन सा वेद है, अथर्ववेद है, और इस अथर्ववेद में हमको 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। एक महाजनपद है मत्स्य, जिसकी राजधानी है विराटनगर, और ये पड़ता है हमारा राजस्थान के क्षेत्र में। जो मत्स्य है मत्स्य महाजनपद, ये कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में, और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, विराटनगर। ठीक है, तो अगर हम कंबोज की बात करें तो कंबोज जो है ये वर्तमान कश्मीर, ये इसका लोकेशन वर्तमान कश्मीर में है, और ये कश्मीर कौन सा, पाकिस्तान के एरिया वाला। ठीक है, और ये जो गांधार है ये पेशावर, इसका वर्तमान लोकेशन जो है वो पेशावर है, पेशावर का क्षेत्र है। ठीक है, हाँ, मगध की अगर हम बात करें तो मगध का वर्तमान लोकेशन जो है वो बिहार का क्षेत्र है, बिहार का। अब इतने महाजनपद को आप लिख लीजिए, बाकी सारे महाजनपद के बारे में हम उल्लेख नहीं किए हैं, केवल उन्हीं महाजनपदों के बारे में हमने यहाँ पर उल्लेख किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो इसको तुरंत आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है वो करिए। तुझे चाहता कोई और है। घोड़े के व्यापार के लिए अगर दिख नहीं रहा है तो ये वाला जो है ये हम यहाँ पे मगध लिखे हैं, मगध का वर्तमान लोकेशन बिहार है। ये नहीं दिख रहा है तो अस्मक जान लीजिए ये किसके लिए फेमस है, घोड़े के व्यापार के लिए फेमस है। कहाँ पर स्थित है, दक्षिण भारत में स्थित है। अगर नीचे का कुछ नहीं रहा हो तो हटा देते हैं। अब आते हैं असली टॉपिक पे। क्लियर, हटा देते हैं। मगध और काशी का उल्लेख अथर्ववेद में, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या पता कंफ्यूजन हो। देखो
16 शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि 600 ईसा पूर्व में हमारा जो भारत था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इन 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख हमको कहाँ पर देखने को मिलता है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है। ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। दूसरा साक्ष्य हमको उसी बौद्ध ग्रंथ के महावस्तु में देखने को मिलता है। और अगर हम जैन ग्रंथ की बात करें तो जैन ग्रंथ के भगवत सूत्र में भी हमको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। भगवत सूत्र, भगवत गीता अगर आप करेंगे तो चला जाएगा हिंदू धर्म में। भगवत सूत्र, कल्प सूत्र, इन दोनों सूत्रों का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। ठीक है। उसके बाद जो है ये तो हो गया इसके साथ। अब ये 16 महाजनपद में कौन से क्या है और कौन कहाँ पर स्थित है? तो 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद जो है वो राजतंत्र है, यानी कि वहाँ पे मोनार्की है, राजतंत्र शासन प्रणाली है। जबकि 2 महाजनपद ऐसे हैं जहाँ पे गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक है, यानी कि गणतंत्र शासन प्रणाली है वज्जी और मल्ल में। ठीक है। उन 16 महाजनपदों में 2 ऐसे महाजनपद हैं जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय में पाकिस्तान में चले गए, गांधार और कम्बोज। गांधार क्या है? तो गांधार से रिलेटेड याद रखिएगा कि गांधार की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो तक्षशिला है। गांधार का राजधानी कहाँ पे है? तक्षशिला। काफ़ी ज़्यादा इसको पूछता है। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला है। और जब भारत पर सिकंदर का अटैक हुआ था 326 ईसा पूर्व में, तो उस समय गांधार, नरेश गांधार का जो राजा था वो आम्भी था। कौन था? आम्भी। तो इस पगला के बारे में भी आप याद रखिएगा। हाँ, इस पगला के बारे में याद रखिएगा। कभी बीजेपी वाले इसका जिक्र नहीं करते हैं अपने भाषण में, कभी इसका जिक्र नहीं करते हैं कि आम्भी कौन था। ये आम्भी वही आम्भी है जिन्होंने भारत के साथ सबसे बड़ा धोखाधड़ी किया था। यानी कि हमारे भारत का पहला लिखित देशद्रोही कौन था? तो वो आम्भी था। आम्भी ने सिकंदर से युद्ध करने के बजाय सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तब 326 बीसी में जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, सिकंदर ने इसको प्रलोभन दिया कि अगर तुम मेरा साथ देते हो तो हम आज हैं भारत में, कल को भारत से चले जाएंगे और जाते समय हम पूरे भारत का साम्राज्य तुम्हें सौंप देंगे। आज तुम केवल गांधार नरेश हो, एक समय होगा कि तुम एक अखंड भारत का यानी कि पूरे महाजनपदों के स्वामी होंगे। ठीक है। आम्भी ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, यानी कि घुटने टेक दिया। और इतना ही नहीं, उसने सिकंदर की सेना के साथ मिलकर भारतीय सेनाओं को रौंदना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये हमारे भारत का पहला लिखित देशद्रोही है जिसका इतिहास में देशद्रोह के नाम से वर्णित है। दूसरा भारत का देशद्रोही है वो जयचंद्र है, इसका भी नाम नहीं लेते हैं। तीसरा भारत का देशद्रोही है मीर जाफर, यानी कि इसके आम्भी के एंशियंट टाइम में आम्भी की धोखाधड़ी की वजह से हमारे भारत में यूनानियों का आगमन हुआ। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जयचंद्र के धोखाधड़ी की वजह से मुस्लिम अटैक हुए और मुस्लिमों का आगमन भारत में हुआ। मीर जाफर जो था सिराजुद्दौला का सेनापति, उसकी गलती की वजह से हमारे भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, अंग्रेजों का सत्ता भारत में स्थापित हुआ। तो ये 3 टाइम पीरियड में 3 भारत के देशद्रोही थे जिनकी वजह से हमारे भारत का न केवल इतिहास बल्कि भौगोलिक क्षेत्र भी बदल गया। ठीक है। तो मैं इस जो है क्या इसको कहें देशद्रोह को याद रखिएगा। आम्भी जो गांधार का राजा था और गांधार की राजधानी थी उस समय तक्षशिला, जो शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। न केवल भारत के बल्कि देश विदेश के लोग उस तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। पर ये पगलुआ जो है क्या कर दिया? ये जो है एकदम सब कुछ खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है। चलिए हाँ जी,
अब हम बात करेंगे इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध के बारे में। किसके बारे में? मगध के बारे में। अब देखिए मगध, यानी कि जितने भी भारत पर विदेशी अटैक हुए, जितने भी भारत पर विदेशी अटैक हुए या भारतीय अटैक हुए, भारत के राजा ने अगर किसी महाजनपद पर अगर शासन करने की उनकी सपना थी तो वो महाजनपद कौन सा था? मगध था। यानी मगध को ही हर कोई जीतना चाहता था, मगध पर ही हर कोई शासन करना चाहता था। भारत पर सिकंदर ने भी अटैक किया तो उसका भी दिली इच्छा था कि हम मगध को जीत ले, पर मगध को जीत पाना उसके लिए संभव नहीं हो सका। सिकंदर केवल भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को जीता और जीतकर भारत से वापस चला गया। लगभग 19 महीने तक सिकंदर भारत में रहता है और 19 महीने के बाद वो भारत छोड़ के चला जाता है। और उसको भारत से भगाने वाला, भेजने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि चाणक्य नीति था, जिस नीति में आकर सिकंदर को भारत छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। अब मगध की देखिए खासियत क्या थी? मगध की खासियत ये थी कि ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध जो था वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वही मगध की जो कैपिटल था, मगध का जो राजधानी जो था वो क्या था? वो था पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र। ठीक है। अब पाटलिपुत्र की क्या खासियत थी? तो ये चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था। चारों तरफ क्या था? इसकी नदी था, इसीलिए इसको राजधानी बनाया गया। अब ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए मगध को जीत पाना इतनी आसान नहीं था। ठीक है। दूसरी, पाटलिपुत्र ने यानी मगध ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में रखा, क्योंकि ये चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से कोई आक्रमणकारी अगर आता है तो उस नदी के पहले ही उसको परास्त कर दिया जाता था। ठीक है। मगर मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी गिरिब्रज और राजगीर। ठीक है। ये प्रारंभिक राजधानी थी। यानी कि जब मगध पर शासन करना शुरू करता है हर्यक वंश, तो वो अपनी राजधानी क्या रखी थी? गिरिब्रज या राजगीर। उसके बाद राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने वाला, यानी पाटलिपुत्र राजधानी को स्थानांतरित करने वाला हर्यक वंश का ही एक राजा उदयन था। उदयन ने क्या किया? राजधानी को बदल के पाटलिपुत्र कर दिया। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पोलीब्रोथा भी है। पोलीब्रोथा, यानी पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है। कुसुमपुर। पाटलिपुत्र को कुम्हार का गांव के नाम से जाना जाता है। यानी कि कुम्हार का गांव मतलब समझ रहे, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े वगैरह बनाए जाते हैं, कुम्हार का जो ये घुमाने वाला होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है। कुम्हार का चाक बोलते हैं। तो कुम्हार का गांव यानी कि कुम्हारकारी का कार्य पाटलिपुत्र में चरम पर था, काफी ज्यादा मात्रा में होता था, इसलिए इसको कुम्हार का गांव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से भी जाना जाता है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन। पाटलिपुत्र की राजधानी बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? उदयन। मौर्यों ने पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। जो मौर्य थे उन्होंने अपनी राजधानी किसको चुना? पाटलिपुत्र को ही चुना था। ठीक है। तो अब यही पाटलिपुत्र, ये जो पाटलिपुत्र है इसका वर्तमान जो लोकेशन है वो पटना है। ठीक है। पाटलिपुत्र का वर्तमान जो लोकेशन है वो पटना है। और पटना का फाउंडर, संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी। यानी शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? पटना नहीं। ठीक है। तो पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी, ये वही शेरशाह सूरी है जिसने जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, विश्व सुंदरी रोड, ठीक है, का निर्माण किया था। शेरशाह सूरी ने, ये भारत का दूसरा अफगानी साम्राज्य
साम्राज्य था, दूसरा अफगान साम्राज्य का संस्थापक था। और पहला अफगानी साम्राज्य लोदी वंश के थे, यानी कि जो लोदी थे वो पहले भारत के अफगानी थे। अफगानी साम्राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी, ठीक है। लोदी वंश या भारत में पहला अफगानी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो लोदी था। भारत में दूसरे अफगान साम्राज्य का जो संस्थापक है वो शेरशाह सूरी है। और इसी शेरशाह सूरी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की घटना थी। जौहर प्रथा समझ में आ रहा है? पद्मावती का राजा रतन सिंह, चित्तौड़गढ़ के राजा। हाँ ठीक है, तो ये एक बेसिक चीजें थी। आई थिंक कि आपको ये बेसिक चीजें क्लियर हो गया होगा। हमने ये भी बताया कि मगध का मगध जो है इसका उल्लेख हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मगध और काशी दोनों का उल्लेख हमको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, अदरवाइज इसको इरेज करके आगे बढ़े। कभी कभी अब आते हैं इस मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम, यानी कौन कौन से राजवंशों ने मगध पर शासन किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले मगध पर शासन करने वाला जो लोग थे वो हर्यक वंश के थे। किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश के बाद मगध पर शासन करने वाले जो थे वो शिशुनाग थे। शिशुनाग वंश के थे। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर शासन किसने किया था? नंद वंश ने किया था। नंद वंश के बाद किसने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने किया था। ठीक है, तो चार तो ये किए थे वहां से, और उसके बाद किसने किया था? शुंगों ने किया था, यानी शुंग वंश ने किया था। शुंग वंश के बाद किसने किया था? कर्ण वंश ने किया था। कर्ण वंश के बाद बात करें तो सातवाहन वंश ने, और सातवाहन वंश के बाद अगला राजवंश आता है वह काटक। ठीक है, वो काटक, यानी कि मेन अगर हम मगध की बात करें, हाँ मेन मगध पर शासन करने की बात और जो एग्जाम में आपको पूछी जाती है तो वो है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो मगध पर शासन, हालांकि कहा जाता है कि महाभारत काल में, महाभारत काल में हम की बात हुआ है, तो अगर महाभारत का युद्ध कब हुआ था इसके बारे में कोई सटीक साक्ष्य नहीं मिलते हैं, मतलब कि सही टाइमिंग नहीं देखने को मिलता है कि वास्तव में महाभारत का युद्ध कब हुआ था। क्योंकि कोई बोलता है कि 400 AD, कोई कहता है 400 BC, कोई कहता है 4000 BC, कोई कहता है 7000 BC, कोई कहता है 70000 BC, कोई कहता है 1,00,000 BC। तो किसको माना जाए कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप में से किसी को अगर कंफर्म है कि महाभारत का युद्ध का जो टाइमिंग है, जो डेट है वो कब हुआ था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो कहता है कि महाभारत काल के टाइम में यहाँ पर हर्यक वंश से पहले एक बृहद्रथ नाम का राजा था, और उस बृहद्रथ नाम के राजा ने अपने ही नाम पर उस राजवंश का नामकरण यानी कि बृहद्रथ राजवंश रखा था। यानी कि हर्यक वंश से पहले भी एक राजवंश था जिसको हम बृहद्रथ राजवंश के नाम से जानते हैं, और इनके समय में ही जरासंध और भीम के बीच में युद्ध होता है। और उस युद्ध में क्या होता है कि भीम के बार बार पराजित करने के बाद, बार बार उसकी हत्या करने के बाद वो जीवित हो जाता था। तो भगवान कृष्ण के कहने पर भीम ने उस जरासंध को 2 पार्ट में करके 2 दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। उसके बाद जाकर उसका डेथ होता है, उसके बाद जाकर वो पराजित होता है। तो अब इसी हर्यक वंश यानी मगध पर शासन करने वाले राजवंश
शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो जो ये हर एक वंश है इसको पितृहंता वंश, पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। पितृहंता वंश मतलब समझ रहे, पिता की हत्या करने के बाद जो राज सिंहासन को प्राप्त करे उसी को पितृहंता वंश बोलते हैं। और इसको मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, ये मातृसत्तात्मक समाज था। कौन? सातवाहन। और ये सबसे लंबी समय तक लगभग 300 या हम कह लें कि 284 वर्ष, 284 वर्ष या एवं में 300 वर्षों तक शासन किया था सातवाहन। यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जो राजवंश था, जो डायनेस्टी था, वो सातवाहन था। और सातवाहन वर्ष मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक मतलब कि माता की प्रधानता थी। यहाँ के प्रत्येक जो राजा थे, प्रत्येक जो शासक थे, वो अपने नाम के पहले अपने माताओं का नाम का उल्लेख करते थे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र पुलमावी, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने नाम के आगे अपनी माताओं का नाम लिखते थे। इस बात का प्रमाण मिलता है कि उस समय माताओं की या जो माता थी उनका स्थान सर्वोच्च था। यानी कि घर की जो मुखिया होती थी वो माताएं होती थी। वैसे ही हमारा सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो भी मातृसत्तात्मक समाज था। माता की प्रधानता यानी कि स्त्रियों की प्रधानता थी, स्त्रियां ही घर की मुखिया हुआ करती थी, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए यानी कि अगर हम देखें कि हमारे भारतीय राजवंश का क्रम क्या है, यानी कि अगर हम देखें तो सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, मौर्यों के बाद आते हैं शुंग आते हैं, पांडव आते हैं, सातवाहन आते हैं, वकाटक आते हैं। उसके बाद कुछ और भी छोटे छोटे राज्य शासन करते हैं। फिर हर्षवर्धन का शासनकाल आता है। हर्षवर्धन के बाद कोई भारत का एक शक्तिशाली राजा नहीं होता है जो अखंड भारत को या हमारे भारत को संभाल सके। और जैसे ही हर्षवर्धन का डेथ होता है, धीरे धीरे कन्नौज जो था वो कई भाग में टूटना बिखरना शुरू हो गया। मगध का ऐसे ही बिखराव हो चुका था मौर्यों के जाने के बाद ही, ठीक है। और फिर भारत में हो जाता है मुस्लिमों का आगमन। भारत में मुस्लिमों का आगमन शुरू होता है, मुस्लिम अटैक होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे भारतीय राजाओं को पराजित करने के बाद अब मुस्लिम शासक अपना भारत में स्थान बनाना शुरू करते हैं और मुस्लिम धर्म की स्थापना कर देते हैं। कब? 1206 में गुलाम वंश, दास वंश, मामलुक वंश या स्लेव डायनेस्टी के रूप में, ठीक है। तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की, मुस्लिम सल्तनत की जो स्थापना होती है वो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। और ये इस मुकाम को पूरा करने वाला जो व्यक्ति थे वो मोहम्मद गोरी थे। मोहम्मद गोरी ने तराइन के प्रथम युद्ध में हारने के बाद तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी को पराजित किए। उसके बाद चंदौर के युद्ध में जयचंद को पराजित किए। जयचंद को पराजित करके गोरी ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद जैसलमेर, अजमेर, तमाम सारे भारतीय राज्यों को धीरे धीरे जीतकर गोरी ने दिल्ली सल्तनत में यानी कि अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद गोरी अपने जीते हुए साम्राज्यों को अपने सेनापतियों, अपने गुलामों में बांटकर वो वापस गोरी चला जाता है, ठीक है। तो ये था। अब इसी पूरे को अगर हम आपसे कहें कि क्रम से इसको लिखिए तो क्या आपको क्रम से याद हो सकता है? तो क्रम से याद आपको करने के लिए आसान सा ट्रिक है, उस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे। क्या ट्रिक है आपका? इसको हटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। याद रखना है, आसान सा ट्रिक है। हसीन मासूका, हसीन मासूका, सातवा मेरी, यानी कि जो मेरी मासूका है वो बहुत हसीन है। और उन हसीनों में कौन सी मासूका? जो सातवां है, यानी 7वें नंबर की जो मासूका है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हसीन है, सबसे हसीन है। तो इसी ट्रिक को आपको याद रखना है कि हसीन मासूका, सातवां मेरी। अब इससे क्या निकल के हमारा सामने आता है? तो हसीन मासूका की अगर हम बात करें
ह से हो जाएगा हरिहर वंश, शी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, न से हो जाएगा नंद वंश, म से हो जाएगा मौर्य वंश, सु से हो जाएगा शिशु, सु से हो जाएगा शुंग वंश, क से हो जाएगा कण्व वंश, सात से हो जाएगा सातवाहन वंश, व से हो जाएगा वकाटक वंश। मेरी तो मेरी ही रहेगा, उसको कोई नहीं ले सकता, ठीक है। तो मेरी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो मेरा है उसकी क्या चर्चा करें। हाँ, ये केवल सेंटेंस को ऐड करने के लिए, सेंटेंस को अच्छा लगने के लिए मेरी शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप एक सीरियल वाइज की महाजनपद से लेकर भारत में जो भी लोगों ने, जिन शासकों ने शासन किया, उन शासकों का एक क्रम है। तो ह से हो जाएगा हरिहर वंश, शी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, न से हो जाएगा नंद वंश, म से हो जाएगा मौर्य वंश, सु से हो जाएगा शुंग वंश, क से हो जाएगा कण्व वंश, सात से हो जाएगा सातवाहन वंश, व से हो जाएगा वकाटक वंश, ठीक है। तो इस तरह से राजवंशों ने भारत पर शासन किया। इन राजवंशों में ये चार स्टार्टिंग के, इनसे आपको रिलेटेड पूछता है। और ये सब क्या है, मौर्योत्तर काल, ठीक है, सॉरी मौर्य काल, यानी मौर्य काल की पहले के ये है, 1 2 3 4, ये मौर्य काल के पहले के है। उसके बाद हम मौर्यों को ले लें, ठीक है। तो मेन आपका इंपॉर्टेंट क्या है, ये है। और ये जो चार हैं, ये मौर्योत्तर काल के हैं, यानी कि मौर्यों के पतन के बाद जब 184 BC में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करने के बाद उसका अमात्य, उसका ही मंत्री जो पुष्यमित्र शुंग था, तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करने के बाद एक नए राजवंश की स्थापना किया, जिसका नाम था क्या, शुंग वंश, यानी शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण वंश की स्थापना की, यानी कि भारत में पहली बार ब्राह्मण वंश का नींव रखने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, पुष्यमित्र शुंग था। इसी पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में कौन थे, मनु थे और पतंजलि थे। मनु और पतंजलि का उल्लेख हमको इन्हीं के शासनकाल में देखने को मिलता है, जहां पर मनुस्मृति, यानी कि मनुस्मृति क्या है, यह प्राचीन काल का एक कानूनी ग्रंथ है। यानी कि भारत के संविधान 1950 में जो हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था, तो उस संविधान के पहले भारत की जो शासन व्यवस्था थी वो मनुस्मृति पर चल रही थी। हालांकि अंग्रेज और मुगल अपने क्षेत्रों में, अपने जगहों पर अपने हिसाब से, शरीयत के हिसाब से, या अंग्रेज अपने नियम कानून के हिसाब से चलाते थे, पर जहाँ पे हिंदू धर्म थे, जहाँ पर ज़्यादातर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, वो मनुस्मृति का ही फॉलो करते थे। अभी हाल ही में आपने चर्चा में भी सुना होगा नेताओं के द्वारा कि संविधान की जगह पे वापस फिर से मनुस्मृति लाया जाएगा, और मनुस्मृति अगर लाया गया तो फिर क्या होगा, समाज को 4 वर्गों में बांटना पड़ेगा। किसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। यानी कि ना कोई मुस्लिम, ना कोई हिंदू, ना कोई बौद्ध, ना कोई ईसाई, ना कोई सिख, कोई नहीं रहेगा। ना तो आप अपने आप को बोलेंगे कि हम ठाकुर हैं, हम बनिया हैं, हम मौर्य हैं, हम पटेल हैं, हम यादव हैं, तो ये कुछ भी नहीं। सीधा मनुस्मृति के अकॉर्डिंग समाज जो होगा वो 4 वर्गों में विभाजित होगा, ठीक है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, महाभाष्य। अब महाभाष्य क्या है, ये महाभाष्य जो है ये पाणिनि कौन थे, तो पाणिनि थे महापद्मानंद के मित्र थे, महापद्मानंद के मित्र थे, और महापद्मानंद के कवि भी थे, और महापद्मानंद के दरबारी कवि थे या समकालीन थे, ठीक है। तो पाणिनि ने क्या लिखा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। इसी अष्टाध्यायी पर लिखा गया एक कमेंट है, एक टीका है, महाभाष्य। यानी कि कोई हमारे पास बुक है, कोई गाइड है, उस गाइड से हमने नकल करके, हमने देखकर उसमें से कुछ अच्छी बातों को लिखकर अपने हिसाब से एक नया नोट्स अपना तैयार कर लिया, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये उस पर लिखा हुआ एक टीका है, उस पर लिखा गया एक कमेंट है, ठीक है। तो वही है यहाँ पर
ये चीजें। ठीक है, तो सातवाहन वंश, सातवाहनों के समय में ही भारत में ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा स्टार्ट होती है। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था और इन्होंने मौर्य वंश का पतन करके मौर्यों को मारकर भारत में ब्राह्मण वंश की नींव रखी। और स्टार्टिंग के ये तीनों यानी शुंग, पांडव और सातवाहन, ये तीनों भारत में ब्राह्मण वंश थे, यानी कि ब्राह्मण वंश का नींव रखे थे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है आप याद रखिएगा। और मनुस्मृति क्या है? प्राचीन काल में कानूनी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मनुस्मृति पर आधारित थी। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग प्राचीन काल में ये शासन व्यवस्थाएं चलती थी। ठीक है, अब इसके अनुसार अगर हम बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण और मैत्रायी संहिता, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और मैत्रायणी संहिता, जानते हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण और मैत्रायणी संहिता में क्या लिखा हुआ है मनुस्मृति के अकॉर्डिंग? इसमें लिखा क्या गया है कि मैत्रायणी संहिता में लिखा गया है कि स्त्री का, हाँ, समाज की तीन बुराइयों में एक बुराई स्त्री का जन्म नहीं है। अब समाज में तीन बुराइयां क्या है? तो तीन बुराई है जुआ खेलना, शराब पीना और स्त्री का जन्म होना। यानी कि मनुस्मृति कहता है कि समाज में ये मतलब कि समाज में ये तीन चीजें क्या है? एक बुराई के रूप में है जुआ, शराब और स्त्री का जन्म। ठीक है, ये यानी कि समाज में ये तीन चीजें नहीं होनी चाहिए, ना जुआ होनी चाहिए, ना शराब होनी चाहिए और ना ही स्त्री का जन्म होना चाहिए। इस बात का उल्लेख हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? मैत्रायणी संहिता में। और ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा है कि स्त्री का जन्म ही समस्त दुखों का कारण है। स्त्री का जन्म ही समस्त दुखों का कारण है, समस्त दुखों का कारण है। अरे भैया, जब स्त्री का जन्म समस्त दुखों का कारण है, समाज की तीन बुराइयों में एक बुराई स्त्री का जन्म है, तो भैया लिखने वाले को ये नहीं समझा कि वो कहाँ से आए थे, कौन सा धरती फाड़ के या आकाश चीर के चले आए थे दुनिया में? हाँ, किस आधार पे लिख देते हैं और किस आधार पे बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या कहा जाए? ठीक है, अब एक छोटा सा और ट्रिक 1 मिनट का बताकर फिर चैप्टर को इसको क्लोज करते हैं, ज़्यादा लंबा ना लेना है। समस्त दुखों का कारण क्या हुआ है? चाहे दुख का कारण बन रहे हो, दुख का कारण दुख का निराकरण। देखिए, इसी मगध पर शासन करने वाले, इस मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था, हमने बताया कौन सा था? हर्य। ठीक है, हर्य वंश था। कई बार एग्जामों में इस बात को पूछ दिया है कि हर्य मतलब कि हर्य वंश के शासकों का क्रम या किन किन लोगों ने हर्य वंश में शासन किया था। तो किसकी टीम ने किया था? तो उसमें किए थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशरथ। इन 4 लोगों को नाम आपको याद रखना है और इसको भी याद रखना बड़ी आसान है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। कैसे? हाय बेबी आज उदास ना हो। हाय बेबी आज उदास ना हो, यानी कि बेबी आज उदास ना हो
कल हो लेना, पर आज उदास ना हो। ठीक है, तो हाय बेबी आज उदास ना हो से मतलब क्या है, हाय से हो जाएगा हमारा हर्यवंश, बेबी से हो जाएगा बिंबिसार, आज से हो जाएगा अजात शत्रु, ये वही अजात शत्रु है। अजात शत्रु मतलब होता है जिसका कोई भी शत्रु ही न जन्मा हो, उसे अजात शत्रु बोलते हैं। इसके समय में प्रथम बौद्ध संगति यानी पहला बौद्ध काउंसिल और प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के शासनकाल में होता है, और ये वही उदयन है जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और हर्यक वंश का अंतिम जो शासक था वो था नागदशक, और इसी नागदशक की हत्या शिशुनाग नामक इसके अमात्य ने करके एक नए राजवंश यानी शिशुनाग राजवंश की स्थापना की। कहा जाता है कि नागों को रक्षित करने की वजह से इस राजवंश का नामकरण शिशुनाग पड़ा। ठीक है, शिशुनाग राजवंश। तो आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में अगर आपके हिसाब से अगर कोई इतिहास का पार्ट आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि आपको इनके बारे में या इतिहास के इस राजा के बारे में या इस चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना है, ताकि हमको अच्छा लगे वीडियो बनाने में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।